बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 4 मई पाकिस्तान में पीर की शाम, आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 156। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और सबसे पहले याद दहानी आज 4 मई है। आज से ठीक तकरीबन 227 साल पहले टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया गया था। कोशिश करेंगे कि व्लॉग के आखिर पर कुछ याददाश्तें उस सिलसिले में आपके सामने रखें। जो जुमला है कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है, क्या वो वाकई टीपू सुल्तान ने कहा था या ऐसे ही जुमलेबाजी है? इन तमाम चीज़ों के ऊपर बातचीत करेंगे, लेकिन पहले ज़रा जंग का हवाल आपको बता दें। फिर कल इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात है। फिर से मुलाकात तो नहीं करवानी, आपको पता ही है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक कॉल दी है, उस पर बात करेंगे। पहले ज़रा जंग की सूरत हाल क्योंकि बदल रही है, उसकी खबरों के ऊपर बातचीत कर लें। तो सबसे पहले आज ईरान ने यह दावा किया कि उन्होंने आबनाए हरमज़ में दाखिल होने वाले अमरीकी जंगी जहाज़ को 2 मिसाइलों से निशाना बनाया। जैसे ही ये खबर आई, आलमी मार्केट के अंदर जो तेल की कीमतें थीं वो $112-113 तक पहुंच गई। फौरी तौर पर तेल की कीमतें जो हैं वो ऊपर गईं। लेकिन साथ ही अमेरिका ने डिनाई कर दिया कि हमारे किसी भी जहाज़ के ऊपर, बहरी जहाज़ के ऊपर कोई मिसाइल हमला नहीं हुआ और ईरान ने हमारे किसी जहाज़ पर ऐसा हमला नहीं किया। जैसे ये खबर आई तो तेल की कीमत थोड़ी सी नीचे गई, लेकिन उसके साथ ही फिर मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई की तरफ से ये खबर आई कि ईरान ने 4 मिसाइल जो हैं वो यूएई के ऊपर दागे हैं। फिर एक सोशल मीडिया पर फुटेज भी सामने आई जिसमें एक जहाज़, अब ये नहीं पता ये पुरानी फुटेज है या नहीं है, लेकिन लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये लेटेस्ट फुटेज है, इसलिए इसकी पूरी ऑथेंटिसिटी हम नहीं कह सकते। बहरहाल ये फुटेज भी सरफेस हुई, वायरल हुई, जिसमें यह क्लेम किया गया कि ये यूएई का जहाज़ है जिसके ऊपर ईरान ने मिसाइल दागा। फुटेज के बारे में तो पता नहीं, लेकिन जहाज़ के बारे में यूएई ने कंफर्म किया कि यूएई के बहरी जहाज़ पर ईरान ने हमला किया और उसमें आग लगी। उसके साथ ही साथ ये भी बताया गया कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने 3 ईरानी मिसाइल मार गिराए। फजेरा जो बंदरगाह है उस पर ईरानी ड्रोन हमले में 3 इंडियन शहरी जो हैं वो यूएई के अंदर जख्मी हुए और यूएई ने उन्हें कंफर्म किया, जिनकी वजह से आतिशज़दगी हुई जो फजेरा की बंदरगाह है उस पर। इसके बाद तेल की कीमतें एक दफ़ा फिर चढ़ गई, आज आंख मचोली ही रही और तेल की कीमतें $115 फी बैरल तक पहुंच गई। अब मैं ये बार बार तेल की कीमतें क्यों कह रहा हूँ? सदर ट्रंप एक बिजनेसमैन हैं, उनका बैकग्राउंड एक बिजनेसमैन का है। कोई और अमरीकी सदर होता तो उसने पहली बात तो इस जंग में इस तरीके से आना नहीं था। अगर वो आ जाते और यहाँ तक पहुँच जाते जिस भी वजह से, तो फिर कोई भी और अमरीकी सदर होता तो मेरे ख्याल में उसने इस जगह पर सस्टेन नहीं करना था, उसने फिर आगे और बढ़ना था और ताकत का इस्तेमाल करना था। सदर ट्रंप क्यों नहीं कर रहे? वो कारोबारी शख्स हैं, तेल की कीमतें जब देखते हैं, स्टॉक एक्सचेंज को देखते हैं, तो उनके ऊपर उसका गहरा असर होता है, क्योंकि सारी उम्र उन्होंने कारोबार किया है। उन्हें पता है कि इस जंग के मजीद तेल की कीमतों पर क्या असरात होने। मसलन आज अमेरिका के अंदर तेल जो है, मैं जब जो सार्फिन अपनी गाड़ियों में तेल डलवाते हैं, वो अमूमी तौर पर कुछ स्टेट्स में शायद थोड़ा बहुत सस्ता हो, लेकिन अमूमी तौर पर तकरीबन अब $4.25 से ऊपर जा चुका है, बल्कि आप ये कह लें कि $4.5 की तरफ रवान दवा है। शायद आज की ये जो कीमतें बढ़ी हैं, इसके बाद ये $4.5 का तकरीबन हो जाए। अब इससे जो कल भी मैंने कहा ग्रॉसरी की कीमतें और दूसरी चीज़ें बढ़ रही हैं, इससे मामला जो हैं वो अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं और सदर ट्रंप पर उनका बहुत प्रेशर है। अब लग तो नहीं रहा, मैं बार बार आपके सामने कह रहा हूं कि कोई बड़ी जंग शुरू हो, लेकिन छोटी मोटी झड़पें तो हो सकती हैं। जैसे आज उन्होंने 4 मिसाइल दागे हैं, तो वापस यूएई या इसराइल या अमेरिका जो है वो हमला कर सकता है रात के वक्त में ईरान के ऊपर, और तेहरान के ऊपर बमबारी भी हो सकती है। तो ये छोटा मोटा काम तो चलने की तवक्को है, बड़ी जंग की तवक्को नहीं है। लेकिन फिर जितनी तनी हुई रस्सी के ऊपर दोनों मुल्क चल रहे हैं, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, कोई भी इसे जाहिर है प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। कल सदर ट्रंप ने यह ऐलान किया था कि पीर वाले दिन हम हर सूरत ये जो आबनाए हरमज़ का इलाका है सारे का सारा, इसे खुलवा देंगे। अब रॉयटर्स जो दुनिया की मोतबर न्यूज़ एजेंसी है, वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो सका। पीर का दिन गुजर गया आबनाए हरमज़ में, और वहाँ पर किसी किस्म की जो ट्रैफिक थी, जो शिपिंग की ट्रैफिक थी, वो वहाँ पर नहीं खुल सकी। वो कह रहे हैं इक्का दुक्का टैंकर जो पहले जैसे गुजर रहे थे, मसलन एक LPG का कैरियर टैंकर जो था वो गुजरा है, इसके साथ कुछ और वेसल्स गुजरे हैं जो कंटेनर्स वाले थे, और ये वो तमाम हैं जो शायद ईरान की इजाज़त से गुजरे हैं। तो रॉयटर्स की खबर यह है कि वहाँ पर किसी किस्म का कोई मूवमेंट नज़र नहीं आई। उसके साथ ही साथ जो इज़राइल है, उनके एक साबिक प्राइम मिनिस्टर, मेरा ख्याल उनके 13वें वज़ीर आज़म थे, नेफ्टली बेनेट, वो अब ये कह रहे हैं कि इज़राइल जो है उसका स्ट्रेटजिक पार्टनर है यूएई,
और ईरान ने हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर के ऊपर, हमारे बहुत ही करीबी साथी के ऊपर हमला कर दिया है। ये ऐलान जंग है ईरान की तरफ से और हम अपने साथी के साथ खड़े हैं। वो कह रहे हैं कि यूएई हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हम यूएई के साथ पूरी तरह से खड़े हैं और ईरान ने ये ऐलान जंग किया है यूएई के ऊपर हमला करके और ईरान को इसकी माफ़ी नहीं दी जाएगी। सिर्फ उनके ये साबिक प्राइम मिनिस्टर ही नहीं कह रहे, बल्कि इसराइली चैनल 12, जो इसराइली चैनल 12 है, उसका कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल ने अपना जो स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद है उसको अब बहुत ही वाज़ेह अंदाज में पेश कर दिया है। पिछले ही दिनों खबर भी थी आपके सामने कि जो लेज़र टेक्नोलॉजी है ड्रोन गिराने की, वो इसराइल ने फौरी तौर पर यूएई जो है मुंतकिल कर दी है। तो ये एक खित्ते को रीशेप होते भी आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजिकली। ईरान जो है वो सऊदी अरब पर उस तरह के हमले नहीं कर रहा, कतर पर बिल्कुल ही नहीं कर रहा, ओमान के साथ तो उसका और तरह का रिलेशनशिप है। दूसरी तरफ से ये खबर आई है कि 19 अप्रैल को अमेरिका ने एक ईरानी जहाज़ पर कब्जा किया था। उस पर 22 लोग जो थे वो अमले के थे, ईरानी अमले के। जहाज़ भी कब्जे में ले लिया था, वो 22 लोग भी कब्जे में ले लिए थे। आज ये पता चला है कि वो 22 लोग पाकिस्तान के हवाले किए गए हैं। वो बहरी जहाज़ भी पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया है और उन 22 लोगों को आज गवादर के करीब पाकिस्तान के पास वो पहुँचे हैं और उसके बाद उन्हें ईरान के हवाले भी कर दिया गया है। मतलब कि पाकिस्तान से उन्हें ईरान भी शिफ्ट कर दिया गया है। तो बरास्ता पाकिस्तान ईरान को उनके वो 22 लोग और उनका जहाज़, मेरा ख्याल अभी उसकी मरम्मत वगैरह होगी, लेकिन वो जहाज़ भी ईरान को वापस कर दिया जाएगा। आगे क्या होता है, जैसे भी डेवलपमेंट होगी, जो भी आपके सामने रखेंगे। अब ज़रा बढ़ते हैं कल की सूरत हाल जो पाकिस्तान के अंदर होने वाली है। अलीमा खानम और आपको पता है नौरीन खान साहबा और उज़मा खानम और इमरान खान की दूसरी फैमिली जो है वो पहुँचेंगे इमरान खान से मुलाकात के लिए, क्योंकि मंगल के दिन मुलाकात का दिन होता है। अब उनकी बहनों ने ये रिक्वेस्ट की है कि हम एक फैमिली के तौर पर तमाम पार्टी ओहदेदारान, सीनियर क़यादत, एमएनएज, एमपीएज और सेनेटर से अपील कर रहे हैं कि वो इस मंगल को अडयाला जेल ज़रूर पहुँचे, ताकि हुकूमत पर इमरान खान की, उनके अहल खाना और वकला के साथ मुलाकात की इजाज़त के बारे में प्रेशर डाला जा सके कि ये मुलाकात हो। इमरान खान का मुकम्मल तिब्बी मुआयना और इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल हस्पताल उन्हें मुंतकिल किया जाए, जहाँ माहिर डॉक्टरों के और उनके ज़ाती मुआलिज जो हैं वो उनका इलाज कर सकें। चीफ जस्टिस डोगर इस बात को यकीनी बनाएं कि इमरान खान और बुशरा बीबी की ज़मानत की दरख्वास्तों को फौरी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, ताकि इन्हें इस गैर कानूनी कैद से बिला ताख़ीर रिहा किया जा सके। अब वो अदालत ने तो वो दरख्वास्तें सज़ा मुअत्तली की जो हैं वो बर्खास्त कर दी और अब मेन अपील 7 मई को लगाई है। वो तो आपको पूरे का पूरा हम पिछले व्लॉग में जो साजिश है वो आपके सामने रख चुके हैं। लेकिन बहरहाल ये इमरान खान की फैमिली ने आज अपील की है कि तमाम ओहदेदारान, एमपीएज, एमएनएज, सेनेटर्स जो हैं वो जेल के सामने पहुँचें। अब जाहिर है लोग तमाम नज़र रखेंगे, चाहेंगे कि तमाम सेनेटर्स, एमपीएज और एमएनएज पहुँचें। तो देखते हैं कल क्या होता है। हम भी अपील करते हैं कि ज़रूर पहुँचना चाहिए। हमारे लोग भी, जो भी मेरी वसातत और औकात है, 2 बंदे भेज सकूँ, 4 भेज सकूँ, 10 भेज सकूँ, जो भी मैं भेज सका, कल ज़रूर वहाँ पर एक दफ़ा फिर अपने साथियों से रिक्वेस्ट करूँगा और वो वहाँ पर मौजूद होंगे इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं। महमूद खान अचकज़ई ये कह रहे हैं कि मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि मैं सियासी कारकुन हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि माइनस इमरान खान फार्मूले पर काम हो रहा है। मैंने कहा कि अगर ये इसकी अपनी पार्टी के अंदर कोई ग्रुप है और अगर हुकूमत में है या अगर कोई और है तो हम तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान इसे किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। हम इसकी मज़म्मत करेंगे, हम इसके ख़िलाफ़ मुज़ाहमत भी करेंगे। महमूद खान अचकज़ई का ये बयान बहुत ही मानीखेज़ है। हुकूमत तो ज़ाहिर है पहले दिन से खुलेआम माइनस इमरान खान की कोशिशें कर रही है। पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स, आपको DGISPR का पता है, आर्मी चीफ के मुतअद्दिद बयानात आपके सामने हैं, वो तो खुलेआम, और मौजूदा जो रजीम है तो खुलेआम टेलीविजन पर कह चुकी है माइनस इमरान खान का। असल महमूद खान अचकज़ई का ये बयान इसलिए रेलेवेंट है आज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इशारा कर रहे हैं कि इमरान खान की पार्टी के अंदर से माइनस इमरान खान का काम शुरू हो चुका है। हम इसकी मज़म्मत भी करेंगे और मुज़ाहमत भी करेंगे। वही बात जो हम आपके सामने भी करते रहे। हमसे एक बहुत ही मोतबर शख्सियत ने जो 4 पैकेजेस की बात की थी, जो हमने आपके सामने रखी थी, आप सब भी हैरान होंगे, पता नहीं हमारी गिनती ख़राब है, उस दिन वक्त ख़राब था, जल्दी में वो 4 में से 3 पैकेजेस आपको बता सका, चौथा पैकेज नहीं बता सका। वो अगले एक आध व्लॉग में आपके सामने रखूंगा कि वो चौथा पैकेज क्या है इस सारी चीज़ को शेप करने का। बहरहाल अब महमूद खान अचकज़ई साहब वही बात कर रहे हैं कि जो हम कर रहे थे कि पूरे मामला जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट जो है उन्होंने इन्फिल्ट्रेट कर दिया है पार्टी के अंदर। जर्नल्स ने अपनी मर्जी से उसे रन कर रहे हैं। जो क्रिटिसाइज़ करता है उसको गद्दार कह दिया जाता है, बागी कह दिया जाता है, पार्टी का
वफादार नहीं है, वो कह दिया जाता है। दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि जो वर्कर्स, एक अहमद खान नियाज़ी और दूसरे लोग लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहे थे, आप में से बहुत सारे लोग मुझे कहते थे कि आप उसे कवर क्यों नहीं करते, उस पर बात क्यों नहीं करते। आपको ये समझना चाहिए कि मैं पार्टी के अंदर भी रहा हूँ, जिम्मेदार उहदों पर भी रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ों को अंदर और बाहर से जानता हूँ। मुझे अंदाज़ा था कि अभी फ़िलहाल ये लॉन्ग मार्च नहीं हो सकेगा। वही हुआ। अब से 3 घंटे पहले अहमद खान नियाज़ी साहब का ट्वीट सामने आया कि बहनों को इस वक्त कुछ खदशात हैं उनके लॉन्ग मार्च के बारे में और उनको लगता है कि इससे इमरान खान को नुकसान पहुंचेगा, इसलिए हम इस वक्त कोई भी लॉन्ग मार्च नहीं कर रहे। अब ये बहुत ही मानीखेज ट्वीट है उनका, मैं उन पर क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, मैं ट्वीट के में जो कंटेंट है उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि ये बहुत मानीखेज है। आप ये देख लें कि जब भी कोई लॉन्ग मार्च की सूरत हाल डेवलप होती है तो वो किसी ना किसी वजह से वो ड्रॉप हो जाती है और अक्सर उसमें वजह यही होती है कि इससे इमरान खान को नुकसान होना है। अब मैं अकले कुल तो हूँ नहीं कि सारी बातों को सॉल्व कर सकूँ, कुछ जगहों पर मेरी अकल भी ख़त्म हो जाती है, तो मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आपको क्या लगता है कि जब भी इमरान खान के लिए कोई काविश शुरू होती है, भले वो काविश हो सकती हो या ना हो, लेकिन कम अज़ कम उसकी एफर्ट की जाती है, तो क्यों उसको इस चीज़ के साथ जोड़ा जाता है कि इमरान खान का इससे नुकसान हो जाएगा, इसको ना करें। हो सकता है ये बात दुरुस्ती हो, वाकई इमरान खान साहब का और नुकसान हो सकता हो, इसलिए दुरुस्त हो उसको ख़त्म करना, और हो सकता है ये गलत हो। मैंने आपको कहा कि अकले कुल नहीं हो, हर चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकता, इसलिए कुछ चीज़ें आपकी अकल के लिए, आपके फ़हम के लिए, आपका जो वजदान है उसके लिए छोड़ता हूँ। ज़रूर अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आप इस सिलसिले में क्या सोचते हैं, क्यों ऐसी कोई भी एक्टिविटी तोड़ नहीं चढ़ सकती। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपके सामने रखते हैं और वो है कि फील्ड मार्शल हमारे पास हैं 5 सितारा, और पाकिस्तान पूरे में कोई 5 सितारा होटल है या नहीं है, लेकिन हमारे पास 5 सितारा फील्ड मार्शल ज़रूर हैं। और 5 सितारा मीन 5 स्टार लेवल के हमारे पास फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, और आपको पता है इंडिया को नाकों चने चबवाने वाले जिन्होंने इंडिया को शिकस्त दे दी, वो फील्ड मार्शल होने के बावजूद जो हेनले की नई पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुई है 2026 की, उसमें पाकिस्तानी पासपोर्ट को मज़ीद कमज़ोर तरीन करार दे दिया गया है। आप दुरुस्त सुन रहे हैं, हमें तो चंद दिन पहले ये बताया गया था, आपको याद है वो 20 ट्वीट्स जो हमने आपको दिखाए थे कि जर्नल्स जो ट्वीट करवा रहे थे कि मैं हवाना में उतरा, वहाँ पे हालांकि कोई पाकिस्तानी उतरा ही नहीं होगा क्यूबा में, लेकिन चले मैक्सिको उतरा, मैं पेरिस उतरा, मैं फ्रैंकफर्ट उतरा, मैं थाईलैंड उतरा, मैं बल्कि कई तो न्यू दिल्ली उतर गए थे, और वहाँ पर भी इमिग्रेशन ऑफिसर उनको सैल्यूट ठोक रहे थे पाकिस्तानी पासपोर्ट देख के। अब हेनले का जो पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का पासपोर्ट मजीद कमज़ोर हो गया है। आपको बताते हैं कितना कमज़ोर हो गया, हालांकि हमारे पास फील्ड मार्शल भी हैं और हमारे पास जावेद चौधरी भी हैं और उनके माजून और कुश्ते भी हैं, उसके बावजूद हमारा पासपोर्ट जो है वो ताकत नहीं पकड़ रहा। और अब ये तो जावेद चौधरी साहब को ख़ास कुश्ता और माजून बना के पासपोर्ट को खिलाना पड़ेगा कि वो ताकत पकड़े, लेकिन क्योंकि अभी तक वो ताकत पकड़ नहीं रहा। तो कुल 101 दर्जाबंदियाँ। अच्छा, अब होता क्या है कि ये जो इंडेक्सेस हैं कई दफ़ा अपनी दर्जाबंदी का तरीका बदलते हैं। मसलन इस दफ़ा उन्होंने पूरी दुनिया के जो पासपोर्ट्स हैं उन्हें टोटल 1 से लेके 101 के दरमियान में रखा है। हो सकता है अगली दफ़ा वो दर्जाबंदी जो है वो कहें कि 1 से 90 के दरमियान में रखनी है, तो जाहिर है पाकिस्तान का नंबर भी ऊपर आ जाएगा। तो एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, पिछली दफ़ा ऐसा ही हुआ था, इन्होंने कहा पाकिस्तान के पासपोर्ट का नंबर इंप्रूव हो गया, ऐसा नहीं हुआ था, दर्जाबंदी मुख्तलिफ हुई थी। बहरहाल इस दफ़ा 101 तक की कैटेगरी, अमीन जो सबसे बेचारा बुरा कह लें या सबसे बेचारा ऐसा नापसंदीदा पासपोर्ट है, वो 101 नंबर पर है। तो हम कोई बहुत दूर नहीं है, हम 98 नंबर पर हैं। हमसे ऊपर जो मुल्क हैं, मीन बुराई की तरफ ऊपर को, कमज़ोरी की तरफ ऊपर को, जो नंबर 1 है दूसरी तरफ को, वो 3 मुल्क हैं, बल्कि चौथा मुल्क तो हमारे साथ ही शेयर करता है हमारे साथ हमारी पोजीशन को। तो जो हमारे से नीचे वाले हैं वो एक इराक है, एक शाम है और एक अफ़गानिस्तान है। तो ये 3 मुल्क हैं और उसके बाद हम हैं, मतलब कि 98 नंबर 98 नंबर के ऊपर दुनिया में हम हैं। लेकिन कुछ ऐसे मुल्क हैं जिनके पास फील्ड मार्शल नहीं है, लेकिन उनके पासपोर्ट हमसे बेहतर है। ये बहुत हैरान कुन सूरत हाल है। वो आपके सामने रखते हैं सोमालिया, उनके पास फील्ड मार्शल नहीं है, लेकिन रैंकिंग में उनका मुल्क जो है वो हमसे बेहतर है। अच्छा, सोमालिया सदर ट्रंप को भी सख्त नापसंद है। अभी हाल ही में उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि बिल्कुल वो गंदी जगह है, और बहुत बुरे अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए थे सोमालिया के लिए, पूरे सोमालिया के लिए ही। और हम उनके फेवरेट है, हमारा फील्ड मार्शल उनका फेवरेट है, लेकिन फिर भी पासपोर्ट हमारा जो नीचे है, और उसके साथ साथ जो 75 मुल्कों पर पाबंदी लगा रखी है सदर ट्रंप ने, जिनमें सोमालिया भी शामिल है, उसी में हम भी शामिल हैं। भारत वो फील्ड मार्शल को तो फ़ायदा हो रहा है, पाकिस्तान के पासपोर्ट को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। सोमालिया, एथोपिया, एरिटेरिया, सूडान, साउथ सूडान, म्यांमार, कांगो, भूटान, हेटी, चाड, युगंडा, माली, नाइजर, टोगो, बर्किना फासो,
ये वो तमाम मुल्क हैं जिनके कईयों के तो आपने नाम भी नहीं सुने होंगे बेचारों के, और सुने होंगे तो बुराई में सुने होंगे। मसलन बर्किना फासो के साथ हमारा सख्त मुकाबला था और हमने उनको हरा दिया था। हम नंबर 1 बन गए, बल्कि नंबर 1 बन गए टेररिज्म में, नंबर 1 कंट्री। वो पहले 1 नंबर पे थे, उनको हमने दूसरे नंबर पे धकेल दिया और गोल्ड मेडल उसमें हमने रिसीव किया कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी होती है, हम सबसे गैर महफूज मुल्क हैं। हम बर्किना फासो को क्रॉस करके ऊपर चले गए, लेकिन बर्किना फासो ने हमें दूसरी साइड पे क्रॉस किया। बेहतरी की, वहाँ पर बेहतरी आ रही है। दहशतगर्दी में भी वो पहले नंबर से दूसरे पे चले गए हैं, और पासपोर्ट में भी उनका पासपोर्ट हमसे ज़्यादा बेहतर है। हालांकि वहाँ मेरा ख्याल अभी तक कोई फील्ड मार्शल नहीं है। पाकिस्तान का हिस्सा रहने वाला बांग्लादेश भी पाकिस्तान से ऊपर 95 नंबर पर है। पाकिस्तान से शिकस्त खाने वाला भारत, जिसकी हमने सांस भी बंद करनी थी, उनका पासपोर्ट जो है वो 77 नंबर पर है, हमसे बहुत बेहतर, बहुत आगे। उनका पासपोर्ट जो है वो 77 नंबर पर है। आज ही हमें जो MF थे वो बता रहे थे कि ये चंद लोग जो हैं सोशल मीडिया पर बैठकर पाकिस्तान की बुराइयां करते हैं, इनसे कोई अच्छी बात सुनने में नहीं मिलती। चले, दुरुस्त कह रहे होंगे। अब आप बता दीजिए इसमें से अच्छी बात कैसे तलाश करें। क्या आप नीचे से नंबर 1 होंगे और उसको हम अच्छा कहें? आगे अतर काज़मी साहब ने चंद दिन पहले ही बताया था कि UAE का वीज़ा भी अब पाकिस्तानियों को नहीं मिल रहा। अब UAE, पिछले 3 साल से खबरें आ रही थी कि बड़े बड़े कारोबारी लोगों को वीज़े नहीं मिल रहे, अब तो पाकिस्तानियों को वहाँ से निकाले जाने की भी खबरें आ रही हैं। आप बताएं, कब इमरान खान दौर में किसी इस्लामी मुल्क ने कहा हो जो अब कहा गया है कि हम यहाँ से पाकिस्तानियों को निकालेंगे? ये अतर काज़मी ने तजिया दिया था। बहुत ही अच्छा जर्नलिज्म कर रहे हैं पाकिस्तान में बैठ के, ऐसा जर्नलिज्म करना जैसा अतर काज़मी, एसार राना और बहुत सारे मोहतरम लोग जो दोस्त कर रहे हैं वो बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये लोग कर रहे हैं। इनको हमारी तरफ से बड़ी बड़ी तहसीन है। आगे चलते हैं जी। जंग न्यूज़ ने आज की खबर लगाई है, और आज एक से ज़्यादा खबरें जंग न्यूज़ की जिनको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये पहली खबर है जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया ने हमारा पानी रोक लिया है। जी हाँ, बता रहे हैं कि इंडिया ने अपने डैम भरने के लिए, अपनी सूरत हाल बेहतर करने के लिए, सिंध तास मुआहदा तो पहले ही मुअत्तल है, लेकिन उन्होंने हमारा मजीद पानी बंद कर दिया है। अब हमने क्या किया है? अब ये हमारी तरफ से खबर है, पाकिस्तान की तरफ से, मैं नहीं बना रहा, ये पाकिस्तान की हुकूमत कह रही है कि पाकिस्तान ने भारत की जानिब से दरियाई चनाब में पानी की आमद में बड़ी कमी पर भारत से वजाहत तलब कर ली। ज़राए वजारत आबी वसाइल, अच्छा, आबी वसाइल की वजारत हमेशा जनरल्स के पास होती है, ये ज़हन में रखिएगा। बाबडा वगैरह के चेयरमैन भी जनरल साहब ही होते हैं, तो इसमें सारा अमल दखल उन्हीं का होता है। के मुताबिक मराला के मकाम पर चनाब में पानी की कमी सिंध तास मुआहदों की शिकों से मुताबिकत नहीं रखती। वजारत आबी वसाइल का कहना है कि भारत की जानिब से की तरफ से सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी इंडस वाटर कमिश्नर ने इस मामले पर भारतीय हम मनसब से तफसीलात तलब कर ली हैं। अच्छा, ये मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने पानी बिल्कुल ही बंद कर दिया है, क्योंकि हमने तो उन्हें बहुत पहले कुछ बताया था। क्या बताया था, सुनिए। हिंदुस्तान का मोदी कहता है कि हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। सुन लिया आपने। अब सांस भी उनकी चल रही है, पानी हमारा बंद हुआ है। अच्छा, यही नहीं, हमें तो सारे ही, आपको पता है कि सारे दोस्त ही हमारे जो हैं वो मिलते हैं, वो काम चुप के ही रखते हैं पाकिस्तानी कौम को। जैसे हमारे जावेद चौधरी साहब ऐसे कुश्ते बनाते हैं जैसे काम चुप के रखें, भले आगे किसी बंदे के अंदर एपेटाइट हो या ना हो। मसलन उनके ऐसे भी कुश्ते हैं जिनको खाने से वो कहते हैं ज़्यादा भूख लगती है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, कहीं और ना जहन ले जाइएगा। लोग दवाई खा लेते हैं फिर भी उन्हें भूख नहीं लगती। तो बहरहाल मुख्तसर बात यह है कि जावेद चौधरी साहब भी चुक्के ही रखते हैं काम। यहाँ हमें जो साइंटिस्ट हैं वो भी हमारे चुक्के ही काम रखते हैं। कोई कौम को रियलिटी बताने को तैयार नहीं है। ये आपको माजी का एक क्लिप आपको सुनवाते हैं। इसमें दो बड़े दानिश्वर हैं पाकिस्तान के, एक जावेद चौधरी साहब हैं, एक डॉक्टर समर मुबारक मान साहब हैं। मैं उनका बड़ा ही एहतराम करता हूँ, साइंटिस्ट हैं, PhD डॉक्टर हैं, मेरे लिए बड़े ही मोहतरम हैं। बिल्कुल कोई ऐसी उनकी शान में गुस्ताखी करने का सोच भी नहीं सकता। लेकिन क्योंकि दूसरी तरफ भी जावेद चौधरी साहब हैं, मन्ने परमन्ने जैसे हम पंजाबी में कहते हैं, जाने माने दानिश्वर हैं दोनों पाकिस्तान के। क्या बातचीत कर रहे हैं, सुनिए। अगर इंडिया हमारा पानी बंद कर देता है, क्योंकि सरहद उसने बंद किया हुआ है और सिंध तास मुआहदा जो है उसको दोबारा इंटैक्ट नहीं करता, तो हमारे पास फिर ऑप्शन यही बचेगा कि हम उनके डैम्स उड़ा दें। तो क्या ये ऑप्शन है हमारे पास? डैम तो जब 3 बटन दबाने 3 डैम उड़ जाएंगे, तो हमारे लिए मसला नहीं है। डैम उड़ाने उनको भी पता है, हमें पता है। और जिस एक्यूरेसी से डैम उड़ेंगे वो आप भी हैरान, दुनिया भी देखेंगे हैरान। डैम तो उड़ा सकते हैं, लेकिन आपको पता है साइबर अटैक करके आप गेट भी खोलते थे डैम से। अच्छा, वो भी सारे इलेक्ट्रॉनिक है ना, इलेक्ट्रिकली कंट्रोल है। आप उनके जैसे अभी हुआ था, आप जिसने आपने पूरी 70% पावर बंद कर दिया, आप उनके डैम के गेट खोल दें यहाँ से बैठे बैठे। तो हमारे पास ऑप्शन है और हमारी कैपेसिटी भी है। कैपेसिटी भी है, कैपेसिटी नहीं है। जब चाहेंगे गेट खोल देंगे, तो उन्हें खोल रखे थे ना, अगर बंद करते फिर देखते हैं। ये तो पहले बंद किया था ना, 3-4 दिन खोल दिया उन्होंने। स्पेशल वेपन से आप डैम तोड़ सकते हैं, हमें न्यूक्लियर वॉर की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे शाइन 3 शाइन 2 मारेंगे तो भड़का देंगे डैम। ठीक, सुन लिया आपने। तो भाई 1-2 बटनों के अंदर काम हो सकता है, लेकिन हम कर नहीं रहे क्योंकि हमारा दिल नहीं कर रहा। और पानी उन्होंने हमारा बंद कर दिया, सांस हमने उनकी बंद करनी थी। कोई DG ISPR साहब को
हलाए जुलाए, वो एक मिली हमारा नगमा था, तराना था, तौहीद का परचम लहराया, अब वक्त शहादत है आया, ए मर्दे मुजाहिद जाग ज़रा, याद है ना आपको वो? तो कोई उनको ज़रा मर्दे मुजाहिद को थोड़ा हलाए जलाए कि जनाब उन्होंने पानी बंद किया हुआ है। आगे चलते हैं जी। जो 1 कॉन्स्टिट्यूशन की एवेन्यू की लीज़ है वो मनसूख कर दी गई है। इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। उन्होंने कहा कि सब घोटाला था, झूठ था, धोखा था, और सीरिया का जारी करदा लीज़ मनसूखी ऑर्डर जो है वो कानूनी करार दे दिया है। इन्वेस्टर्स को कहा है कि आपने इसमें पैसा खर्च किया था, लेकिन ये प्लॉट तो असल में होटल के लिए था, आपने यहाँ अपार्टमेंट्स बना के बेच दिए, तो ये गलत था, इसलिए इसकी लीज़ को मनसूख कर रहे हैं। और अब जाकर आप खुद ही, क्योंकि आपने पैसा खर्च किया, इन्वेस्ट किया, उसके लिए आप मुतलका फोरम पर जाएं, ये लीज़ गलत है। उसके बाद टाउट वर्सेस टाउट मुकाबला शुरू हो गया, क्योंकि कुछ लोगों ने ये बयानात दे दिए कि मोहसिन नकवी इसलिए इस सारे प्रोजेक्ट के खिलाफ हैं या इस प्रोजेक्ट को खाली करवाना चाहते हैं कि वो अपने बड़े ही करीबी दोस्त गौहर एजाज साहब को 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू देना चाहते हैं। और एक तस्वीर भी अबसार आलम साहब, ये टाउट मुकाबला, टाउट एक तरफ मुनीफ फारूक है, दूसरी तरफ अबसार आलम है, दोनों टाउट एक दूसरे के साथ टकरा गए हैं। सब ने अपने अपने, वो पत्ते होते हैं ना ताश के टेबल पर, अपने अपने पत्ते शो कर दो, सब ने अपने अपने टाउट शो कर दिए। वो डाकू ने किसी पाकिस्तानी की कनपट्टी पर बंदूक रख के कहा जो कुछ है निकाल दो, उसने जेब में से बिजली का बिल निकाल के दे दिया, उसके पास वही था, पैसे थे नहीं जमा करवाने को, बिल लेके फिर रहा था कि कहीं से पैसे इंतजाम करके जमा करवाऊंगा, उसने निकाल के रख दिया। इसी तरह से अब ये सूरत हाल बनी है, तो हर एक ने अपने अपने टाउट शो कर दिए हैं। तो एक तरफ से अबसार आलम शो हुए हैं, तो दूसरी तरफ से मुनीब फारूक शो हुए हैं। तो अबसार आलम ने एक तस्वीर जारी की जिसमें गौहर एजाज साहब शायद इस प्रोजेक्ट की छत पर थे सऊदी इन्वेस्टर्स के साथ, और वहां से ये बात सोची गई, कही गई कि शायद इस प्रोजेक्ट को खाली करवा के सऊदी इन्वेस्टर्स को देना। यहां पर ये जहन में रखिएगा कि जो पूरा प्लॉट है जिस पर कॉन्स्टिट्यूशन 1 बना है, इस पर कोई 6 के करीब और टावर्स, या पूरे टोटल 6 के करीब टावर्स बनने, अभी सिर्फ 2 बने हैं। ये कुछ 17,000 स्क्वायर जो यार्ड है उसके ऊपर ये 2 अपार्टमेंट्स बिल्डिंग्स बनी है, 17,000 टोटल। जो ये बिल्डिंग है ये तकरीबन 3-4 गुना ज़मीन अभी खाली पड़ी है। ये टोटल शायद 65,000 स्क्वायर यार्ड का ये पूरे का पूरा प्लॉट है। तो अभी 4 और हाई राइज बिल्डिंग्स बनी, जिनमें एक होटल भी बनना है, कमर्शियल सेंटर भी बनना है, और भी कुछ बनेंगी चीज़ें। तो अभी वो सारा मामला रहता है, इसलिए कहा जा रहा है कि ये गौहर एजाज साहब को देने की तमाम सही की जा रही है। लेकिन मुनीफ फारूक ने आगे कहा कि नहीं, ये सबूत जो अबसार आलम साहब ने पेश किया है ये वाजे नहीं है, ये पुरानी तस्वीर है, वो कोई अच्छा सबूत लेके आए। तो मतलब टाउट वर्सेस टाउट है, अपने अपने सब ने कार्ड जो है वो शो कर दिए हैं। जिसके पास जो होता है वही शो करेगा, किसी के पास टाउट होगा तो वो टाउट ही निकाल के शो कर देगा। तो दोनों पार्टीज की तरफ से टाउट जो है वो मैदान में आ गए हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में इस सारे काम के अंदर क्या होता है। आज टीपू सुल्तान का यौम शहादत है, 4 मई 1799। आज से तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 227 साल पहले, जब मीर सादक और फौज की गद्दारी की वजह से, उनके अपने ही जो फौजी थे, जनरल थे, उनकी गद्दारी की वजह से अंग्रेज़ों ने श्रृंगापट्टनम जो था उसको फतेह कर लिया। 45,000 अंग्रेज़ फौजियों का हमला था। फरवरी 1799 को जनरल जॉर्ज हैरिस की रहनुमाई में कोई पहले 21,000 फौज थी, फिर उसमें 16,000 फौज और ऐड हुई, फिर और 6-7,000 ऐड हुई, तो ये कोई 45,000 की फौज बनी जिन्होंने मैसूर की जानब कूच किया। फरवरी से काम शुरू किया और फिर उन्होंने किले का घेरा कर लिया। 3 मई 1799 को तोपों से हमला करके उन्होंने जो सदर दीवार थी किले की उसमें सुराख कर दिया। 3 मई की रात तकरीबन 5,000 फौजी, जिनमें करीबन 3,000 अंग्रेज थे, खंदकों में छुप गए ताकि टीपू की फौज को उनकी सरगर्मी का पता ना लगे। जैसे ही हमले का वक्त नज़दीक आया, टीपू सुल्तान से गद्दारी करने वाले शख्स मीर सादक ने फौजियों को तनख्वाह देने के बहाने पीछे बुलाया। टीपू के कमांडर नदीम ने तनख्वाह का मसला खड़ा कर दिया, इसलिए दीवार के सुराख के पास तैनात फौजी भी इसके पीछे चल दिए। इस वक्त अंग्रेज़ों ने पीछे से हल्ला बोल दिया। इस दौरान टीपू के एक बहुत ही वफादार कमांडर सईद गफ़ार अंग्रेज़ों की तोप के गोले से हलाक हो गए। करमानी लिखते हैं कि जैसे ही गफ़ार की मौत हुई, शहादत हुई, किले से गद्दार फौजियों ने अंग्रेज़ों की जानब सफ़ेद रुमाल हिलाने शुरू कर दिए, लहरा दिए। ये वो इशारा था, पहले से तय था कि जैसे ही सफ़ेद रुमाल हिलाए जाएंगे तो अंग्रेज़ फ़ौज किले पर हल्ला बोल देगी। जैसे ही सिग्नल मिला, अंग्रेज़ फ़ौज ने दरिया के किनारे की जानब बढ़ना शुरू कर दिया, जो वहाँ से सिर्फ 100 गज़ के फासले पर था। अब ये सारी बातें कोई टीपू सुल्तान के साथियों ने नहीं लिखी, बहुत सारे जो अंग्रेज़ राइटर्स थे, हिस्टोरियन थी, उनकी बहुत सारी कही हुई बातें हैं जो आपके सामने रखते हैं। मेजर अलेक्जेंडर एलन अपनी किताब एन अकाउंट ऑफ द कैंपेन इन मैसूर में लिखते हैं कि हालांकि अंग्रेज़ों की आगे बढ़ती हुई फौज को किले से बड़ी आसानी से तोपों का हदफ बनाया जा सकता था, फिर भी खंदकों से निकलकर अंग्रेज़ फौजी महज 7 मिनट के अंदर किले की दीवार के सुराख से दाखिल होकर बरतानवी झंडा लहराने में कामयाब हो गए।
बैटसन आगे लिखते हैं कि इस जंग में टीपू ने ज़्यादातर लड़ाई आम फौजियों की तरह पैदल ही लड़ी, लेकिन जब उनके फौजियों की हिम्मत टूटने लगी तो वो घोड़े पर सवार होकर उनकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करते रहे। मार्क विल्कस लिखते हैं कि अगर टीपू चाहते तो मैदान जंग से भाग सकते थे। इस वक्त के कमांडर मीर नदीम किले के गेट की छत पर खड़े थे, लेकिन उन्होंने अपने सुल्तान की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जब टीपू किले के अंदरूनी गेट की जानब बढ़े तो इनके बाएं सीने से एक गोली निकल गई। इनका घोड़ा भी मारा गया। इनके साथियों ने उन्हें उठाने की, वहां से निकालने की कोशिश की, लेकिन लाशें बहुत गिर चुकी थी। मेजर अलेक्जेंडर लिखते हैं कि इस वक्त उनके बॉडीगार्ड राजा खान ने उन्हें मशवरा दिया कि वो अंग्रेज़ों को बता दें कि वो टीपू हैं, लेकिन उन्होंने नामंजूर किया और उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ के हाथों कैद किए जाने से मौत का रास्ता बेहतर है। टीपू सुल्तान के आखिरी लम्हात के बारे में बैटसन लिखते हैं कि तभी कुछ अंग्रेज़ फौजी किले के अंदरूनी गेट में दाखिल हुए। इनमें से एक ने टीपू की तलवार की बेल्ट छीनने की कोशिश की। तब तक टीपू का काफ़ी खून बह जाने की वजह से वो तकरीबन बेहोश हो चुका था और तब भी उन्होंने अपनी तलवार फौजियों के हवाले नहीं की। और ये इसी सारे वक्त के अंदर बात की जाती है कि टीपू सुल्तान ने ये कहा था कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। ये जुमला किसी टीपू सुल्तान की फ़ौज में से शख्स ने नरेट नहीं किया, किसी मुसलमान ने नरेट नहीं किया, बल्कि अंग्रेज़ फ़ौजों में शामिल जो उनके अफसरान थे या उनकी साइड के जो हिस्टोरियन थे, उन्होंने टीपू सुल्तान के बारे में लिखा। जब इमरान खान मीर जाफ़र मीर सादक कहते थे तो सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बात की जनरल बाजवा को होती थी, क्योंकि आपको पता है उनके सीने पे बहुत सारे मेडल सजे हुए थे। वो कहते थे कि इमरान खान मुझे मीर सादक और मीर जाफ़र कहते हैं तो ये मेरी बहुत बड़ी तौहीन है। आज